मैं सिर्फ दो बात करना चाहता हूं। जो दो बातें कल संसद में देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी से कही गई हैं, याद रखिए साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश की गद्दी पर एक ऐसा गिरोह बैठा हुआ है और उस गिरोह का नेता बैठा हुआ है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल इस देश की मेहनतकश जनता को गरियाने के लिए कर सकता है, इस देश में धर्म के नाम पर आग लगाने के लिए कर सकता है, इस देश को बेचने के लिए बहुत सुंदर ढंग से कर सकता है। कल वो प्रहार फिर किया गया है, वो भी राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्षी दलों और सबकी बहस का जवाब देते हुए कहा है और बहुत ही बेशर्मी के साथ किसानों को बेइज्जत किया गया है, उनके लिए अपशब्द बोले गए हैं, एक तरह की गाली दी गई है। क्या बोला है देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों के, और इसमें जो साझेदारी कर रहे हैं, इस आंदोलन के भागीदारी कर रहे हैं, हमसे पहले वक्ता ने बताया, आपने पढ़ा भी होगा, अब तक सब जानकारी हासिल कर चुके हैं आप। ये मेहंदीपुर बालाजी का है अपना 4 दिन का। उन्होंने ये कहा है कि आपने कुछ शब्द सुने हैं, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। इसी तरीके से एक चीज देखने में आ रही है आजकल कुछ नई नस्ल पैदा हो गई है और ये है आंदोलनजीवी, यानी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो आंदोलनों के जरिए ही अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं, या किसी की भी दरी पर जा बैठते हैं। मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, सबकी दरी पर जा बैठते हैं। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे संयुक्त मोर्चे ने, दर्शन पाल का बयान आपने पढ़ा होगा, जो हमारे किसान जत्थेबंदी के आगू हैं। उनके बयान में साफ कर दिया गया है, हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं, हम आंदोलन जीवियों के वंशज हैं, हमने ये आजादी हासिल की है आंदोलन के जरिए। और उस समय आप क्या कर रहे थे, आपके पुरखे क्या कर रहे थे, आपकी जो विचारधारा ये क्या कर रहे थे, ये अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे और मुखबरी कर रहे थे क्रांतिकारियों की। इसलिए हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं और तुम देश के गद्दार हो, इसलिए तुम पूरी पीढ़ी की पीढ़ी गद्दार हो। वो सामने आपके शब्दों में आ गया है प्रधानमंत्री। यही बात नहीं है, आज तक ये बात हम वैसे ही नहीं कह रहे हैं, गुस्से में आके इनसे कह रहे हो। एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, समूची आरएसएस में से उठा लीजिए, मरे और जिंदे नेताओं को सबको देख लीजिए, एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। पूरी बीजेपी में मरे और जिंदे सबको उठा लीजिए, एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, खुलकर साथ दे रहे थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक पहले प्रधानमंत्री बनकर इसी जमात का आदमी देश की कुर्सी पर बैठ चुका है और वो आज भारत रत्न पा चुका है, और ये दूसरा प्रधानमंत्री है जो इसी जमात से आया है और दुर्भाग्य से पूर्ण बहुमत के साथ देश की गद्दी को कब्जा चुका है। ये हालत है साथियों। आप जानते हैं इनका इतिहास। पहली बात, एक मैंने बताया, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे,
1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 1939 में जमात इस्लामी का गठन हुआ, और इनका जो वीर बोला जाता है वीर सावरकर, वो सावरकर वीर नहीं था, माफी मांग के आया था अंडमान निकोबार की जेल से, और आते ही दो राष्ट्रों का सिद्धांत पेश किया था। दो राष्ट्र, धर्म के नाम पर राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं का राष्ट्र और मुसलमानों का राष्ट्र। किसकी आंखों में धूल झोंक कर आप ये देश का सवाल है ये उठा रहे, आइडियोलॉजी का सवाल। इसलिए साथियों, देश के टुकड़े कराने की नींव अंग्रेजों के द्वारा धर्म के नाम पर अलग अलग उग्रवादी संगठन खड़े कर 1925 में आरएसएस को बनाया, 1939 में जमात इस्लामी को बनाया, और इन्होंने तमाम और सारे संगठनों को खड़ा किया। और जब आजादी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सारे मिलकर देश में लाखों लाख कुर्बानी देकर जब आजादी हासिल कर ली, तो उस आजादी को खून में डुबोने का काम इन्हीं ने किया। इसी ने धर्म के नाम पर आग लगा दी देश के अंदर। तमाम प्रचार मिला, उस समय का जो प्रचार तंत्र था वो इनके साथ खड़ा हो गया, और आई हुई आजादी को खून में डुबो दिया गया। साथियों, मारे गए 1.5 करोड़ लोग, इधर से उधर गए, और एक देश के दो टुकड़े कर दिए हैं, एक देश के दो टुकड़े कर दिए गए। ये है आपके पूर्वजों की कहानी। इसलिए मोदी जी, हम आंदोलन के जरिए आजादी लाए हैं, और आंदोलन के जरिए इस देश की आजादी की हिफाजत करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बचाएंगे इस आजादी को। ये इतिहास है। आजादी के बाद जितने भी दंगे हुए, इन दंगों की सारी रिपोर्ट इंटरनेट पे मौजूद है। आप मेहरबानी करके सारी रिपोर्टों को पढ़ लीजिए। एक भी रिपोर्ट आपको, जांच आयोग की रिपोर्ट एक भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आरएसएस का नाम ना हो। क्या षड्यंत्र है, क्या षड्यंत्र है पूरे देश के अंदर। इसलिए आंदोलन की बात करना, किसानों मजदूरों को आंदोलन के नाम पर दूसरे तरीके के ताने देकर उनको बेइज्जत करना, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से बंद करना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरना तो तस्वीर दूसरी चली जाएगी। आप इनको जो कह रहे हैं, इनका बेटा बॉर्डर पर खड़ा सुन रहा है, सावधान हो जाओ मोदी जी। इनका बेटा बॉर्डर पर खड़ा सुन रहा है, मेरे बाप के लिए क्या बोल रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री मेरे बाप के लिए क्या बोल रहा है। ये तमाम सिपाही खड़ा हुआ है, ये हमारे बड़े बूढ़ों के लिए क्या बोल रहा है। आप बोलते हो प्रधानमंत्री की कुर्सी से, लेकिन सावधान हो जाओ, हमारे बच्चे दूसरी जगह भी हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं। ये आप ऐसा खतरा मोल मत लो प्रधानमंत्री जी। अभी तो सबको सब में विश्वास है। इस पूरी हमारी जो व्यवस्था है, इसमें सब किसानों मजदूरों का विश्वास है, यहाँ के थाने में विश्वास है, यहाँ की अदालत में विश्वास है, यहाँ के तंत्र में विश्वास है, यहाँ के वोट तंत्र में विश्वास है। इसलिए इस विश्वास को डिगाने का काम मत करो, डिगाने का काम मत करो। हम आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच से। दूसरी चीज क्या कहिए, भयंकर चीज दूसरी कहिए, उसको कम लोग समझ रहे हैं। बोला है एफडीआई, आपने सुना है एफडीआई। अब एक नई एफडीआई आ गई है। एफडीआई बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्होंने शुरू किया है, यानी विदेशी कंपनियां सीधा निवेश कर सकती हैं हमारे किसी भी क्षेत्र में, वो इन्होंने ही शुरू किया। एफडीआई का सिलसिला सरकार से भी पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पानी के जहाजों में, डायरेक्ट उड़ने वाले जहाजों में, डायरेक्ट इसरो में, मतलब हमारे स्पेस में, डायरेक्ट हमारे आकाश में हवाई जहाज उड़ाने में, डायरेक्ट हमारे फौज के हथियार बनाने में, डायरेक्ट हमारे खेती में, डायरेक्ट हमारी खेती की जमीनों की खरीद फरोख्त में, डायरेक्ट ये कर चुके हैं। इसलिए एफडीआई के अंतर को समझिए। यही जो बजट पेश किया है, इसमें आपके इसरो स्पेस में 100% एफडीआई कर दिया है। उस एफडीआई को घालमेल करना चाहता है।
या तो ये धूर्त है या ये मूर्ख है। दोनों में से एक बात जरूर है साथियों, प्रधानमंत्री के लिए मुझे ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मजबूर कर रहा है, मेरे बाप को गाली देगा, मेरे भाई को गाली देगा, मेरी बहन बेटियों को गाली देगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी से हम बख्शेंगे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए, हम बख्शेंगे नहीं। सारी चीज बस एक ही दिन में 9 क्षेत्रों में FDI, यानी कौन कौन सी? पशुपालन में, मछली पालन में, कृषि की जमीनों की खरीद फरोख्त में, तमाम क्षेत्रों में एक ही दिन में इनका रिकॉर्ड है। दुनिया में किसी प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड नहीं होगा। 100% FDI। इस बजट में हमारे बीमा में 49% से बढ़ाकर 74% FDI कर दी है इसी प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया बनाना चाहता है, लेकिन डिजिटल वाला सारा डाटा विदेशी कंपनियों के हवाले कर रहा है। इसरो बेच दिया स्पेस। दूसरा हमारा बेच दिया हमारा परमाणु परियोजनाएं। देश की परमाणु परियोजनाओं में 100% FDI, यानी जिस तरीके से हमारी परमाणु परियोजना है उनको बेच दिया है। आप ध्यान रखिए, परमाणु परियोजना और परमाणु हथियार बनाना 2 चीजें, लेकिन बहुत बारीक अंतर है। ये बारीक अंतर लिंक कर दिया गया है। विदेशी कंपनी 100% हमारे परियोजनाओं में आ सकती है। परमाणु परियोजना में इसी बजट में घोषणा है हमारे हथियार बनाने के कारखाने 100% FDI। इसमें क्या जरूरत थी साहब? बंदरगाह ये पहले बेच चुके हैं, हवाई अड्डे ये पहले बेच चुके हैं अडानी अंबानी को। अब हथियार बनाने के कारखानों में भी 100% FDI। अब आप कल्पना करिए कितने देशभक्त हैं ये। हथियार बंदरगाह अपने नहीं, हवाई अड्डे अपने नहीं, हथियार बनाने के कारखाने अपने नहीं। कैसी देशभक्ति है ये? कैसी विचारधारा है ये? कितना देश से प्यार है ये? इसको हमें समझना पड़ेगा ना, कितना देश से प्यार है। इसलिए साथियों इस FDI को समझना पड़ेगा। और हमसे कह रहे हैं एक नई FDI आ गई है, और वो FDI क्या बता रहे हैं? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यानी विदेशी विघटनकारी विचारधारा। ये संसद में बोला है। ये विदेशी विघटनकारी विचारधारा से आप लोग लैस हो रहे हैं, यहाँ आप आंदोलन कर रहे हैं। ये तमाम विदेशी विघटनकारी विचारधारा घुस रही है। अरे मोदी जी, बिना बांटे ही इस देश को बांटने की कोशिश मत करो। आप जम्मू कश्मीर में जो कर चुके हैं, आप जम्मू कश्मीर की वो जनता जो हमारे साथ थी, जो बहादुरी से लड़ी है, जिसने पाकिस्तान की फौज से जबरदस्त टक्कर ली, आज उस जनता को आपने कहां डाल दिया है। बिना बांटे देश बांटने की कोशिश मत करो। आज हमारे सबसे बहादुर जांबाज जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, वो अगर पंजाब से इकट्ठा होकर जमीन के सवाल को आते हैं, तुम बदमाशी के साथ तुम्हारा तमाम तंत्र उनको खालिस्तानी बताता है। बिना बांटे देश को बांटने का षड्यंत्र मत करो। इस आइडियोलॉजी को सब समझ रहे हैं तुम क्या करना चाहते हो यहाँ। और जब आंदोलन होता है तो लाल किले पर अपने पिट्ठुओं को पहुंचाकर तुम फिर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो। और क्या बनाना चाहते हो? तुम एक मजहबी झंडा को वहां पहुंचाना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो इस देश के अंदर? इसको समझना पड़ेगा। ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी नहीं है, ये मोदी की आइडियोलॉजी है, ये RSS की आइडियोलॉजी है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जिसको हमें समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए इस आंदोलन के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, पहला सवाल, जिन मुद्दों को लेकर हम खड़े हुए हैं, मोदी जी लाख इधर उधर कर लो, इधर उधर बहका लो। अब आपकी ये सुंदर वाणी, आपकी ये लंबी बढ़ाई गई दाढ़ी, आपकी ये सारी कोई बहरूपिया रूप जितने भी धारण करोगे, ये काम नहीं आएगा। वैसे एक बात देहात में कही जाती है कि नंग बड़ा परमेश्वर से, उससे जीतना तो बहुत मुश्किल होता है।
आदमी दुश्मन हो, ताना हो, आदमी लड़ लेगा, उसका मुकाबला कर लेगा। लेकिन आपने देखा कोरोना के दौर में जहां लंबी खाई खोदकर पैकेट में बंद लाशें फेंकी जा रही थी, ऊपर से मिट्टी डाली जा रही थी, जहां कोरोना सेंटरों से बड़े पैमाने पर शरीरों के अंगों का निर्यात हुआ है, अंग निर्यात हुए हैं, जहां जानबूझकर लोगों को मार दिया गया, जहां कोरोना सेंटर में बलात्कार तक हुए हैं। लेकिन इस बात का, इसका कोई शर्म लिहाज नहीं है। उल्टा उसी दौर में इन कानूनों को ले आए, इसी दौर में ये कानून लागू किए गए हैं। और इसलिए लागू किए गए, वो भी अध्यादेश लाकर, जल्दी पड़ी थी कोरोना का समय खत्म ना हो जाए, इसलिए ये जल्दी पड़ी थी साथियों कि समूची खेती और समूचे देश को बेचने का षड्यंत्र है, उसी के लिए इनको लाया गया है। वो जो आइडियोलॉजी है वो यही तो आइडियोलॉजी थी। हम जोड़ कर अगर दिखाएं कि विदेशी पूंजी के साथ कैसे लिंक होती है ये आइडियोलॉजी, तो याद करिए आजादी के समय का हम जिक्र कर चुके हैं, ये किधर खड़े थे और फिर गांधी जी की हत्या में कौन शामिल थे, और गांधी जी की हत्या के बाद कूड़े के ढेर पर पहुंच गई, फेंक दी गई इस पार्टी को, देश की जनता ने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। कब फिर से जीवित हुई ये पार्टी? जब विदेशी कंपनियां फिर से भारत में आने लगी, दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी थी, बॉर्डर के राज्यों में उग्रवादी संगठन खड़े कर लिए गए थे, और देश के अंदरूनी हिस्सों में आग लगाने के लिए मंदिर मस्जिद का सवाल खड़ा किया जा रहा था। उसमें पहरेदारी कौन कर रहा था, उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? याद करिए दंगल प्रस्ताव की जो वार्ताएं चल रही थी, गेट वार्ताओं में, उनमें आर्थर डंकल ने जो प्रस्ताव रखा था फरवरी 1986 में ये प्रस्ताव रखा था, जिनके तहत ये नीतियां हैं था। फरवरी 1986 में ही मस्जिद के दरवाजे खुल गए। अब क्या इत्तेफाक था ये? नहीं, ये तालमेल है। विदेशी पूंजी आई तो शायद साजिश की गई। फरवरी 1986 में उस मस्जिद से रथ निकला, जहां जहां वो रथ चलता गया खून की लकीरें खिंचती चली गई, आंदोलन बढ़ता चला गया, और जहरीला आंदोलन और पूरी जनता को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश की गई। और जब मस्जिद को गिरा दिया गया, उस समय 215 शहरों में एक साथ कर्फ्यू लगा। अराजकता देखिए, किसी देश के 215 शहरों में एक साथ कर्फ्यू, अरबों खरबों की संपत्ति स्वाह हुई, हजारों बेगुनाह लोग मार दिए गए, और उसके बाद जल्दी जल्दी चुनाव हुए, अराजकता बढ़ गई, और कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई यही पार्टी तमाम षड्यंत्र के तहत, तमाम विदेशी कंपनियों के विचार तंत्र के तहत, उनके पैसे के तहत, अडानी अंबानी के पैसे के तहत ये कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई पार्टी केंद्र में सत्ता में पहुंचा दी गई है। वरना जिस मुख्यमंत्री के राज में 3000 से ज्यादा बेगुनाहों को, अल्पसंख्यकों को कत्लेआम कर दिया गया हो, वो देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है भी कि नहीं, ये नया विचार हमारे सामने आता है। इसलिए साथियों, इनको लाया गया, ये आया नहीं है, ये लाया गया। और लाया कैसे जाता है? गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करके 2013 में कार्यक्रम हुआ, उस समय गोद में लेकर लाया गया। ये आजादी की लड़ाई में लड़े थे क्या? ये मोदी 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 जैसे कुएं में भंग डाल दी हो, ये क्या चक्कर था? इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको आज भी समझना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो गाली दे रहा है किसानों को, ये उछाल के क्यों छापा जा रहा है सारे अखबारों में? इसको समझना पड़ेगा हमें। इस मीडिया की मैं बार बार दोहराता हूं, आज फिर दोहराऊं, इस मीडिया की बड़ी ताकत बन गई है, ये गधा को आदमी और आदमी को गधा 4 दिन में बनाकर खड़ा कर देता है। यही मीडिया है। अगर ये कहने लगे आत्महत्या करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। और यही मीडिया है
जैसे तांत्रिक होता है ना, हमारे घरों में घुस जाता है। वो हमारे घरों में घुसकर माँ बाप के दिमाग का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके अपने ही माँ बाप से अपने ही बच्चे का कत्ल करा देता है। बलि तमाम पढ़े लिखे और बेपढ़े लोगों की हालत बलि जैसी स्थिति में बना दिया गया है। जिसको चाहे देश का मसीहा बना देता है ये मीडिया, जिसको चाहे अपराधी करार दे देता है। जो आप देख ही रहे हैं, इतने दिन से सारे किसान मूवमेंट का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अब भी उग्रवादियों का आंदोलन करके बता रहे हैं, वार्ता भी करते हैं, 12 बार बैठ भी चुके हैं हमारे साथ, और अब भी प्रचार जारी है कि उग्रवादियों का आंदोलन है। इस मीडिया से, इस तरह के षड्यंत्र से सावधान रहना होगा और ये तभी हमारा काम कामयाब हो सकता है। इस सब के बीच हम पूरी शांति बनाए रखें। नौजवानों से मेरा खास कहना है, आंदोलन नए स्टेज में पहुंच गया है, नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इनके तमाम षड्यंत्र फिर शुरू होंगे, हमें आपस में लड़ाने के होंगे, हमें फूट डालने के होंगे, हमारे नौजवानों को भटकाने के होंगे, अपने एजेंट भेजकर भटकाने के होंगे। इन सारी बातों से सावधान रहते हुए मैं उम्मीद करता हूं एक ही लक्ष्य के साथ हम यहाँ टिके रहेंगे, तीनों कानून ये रद्द हो, वापस लिए जाए, हमारा एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी की गारंटी का कानून बने, और हमारे जो और प्रस्ताव हैं बिजली विधेयक और दूसरे, उन सबको जब तक नहीं माना जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ माफी चाहते हुए मैंने आपका बहुत समय ले लिया। बहुत बहुत